नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बखिया पुराण के आखिरी नॉवल को, जिसका नाम है खून के आंसू। इस सीरीज के पिछले 3 नॉवेल्स मैं आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, जिनके नाम है हार जीत, विमल का इंसाफ और मौत का नाच। अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस नॉवल के पहले पार्ट को, जिसका नाम है खून के आंसू। चैप्टर 1। वर्सोवा के मछुआरों की बस्ती से विमल अभी कम से कम 1 मील दूर था। उस वक्त उसकी कार पेड़ों से घिरी एक तंग सड़क से गुजर रही थी। सामने से एक कार उसकी तरफ आ रही थी। कार को रास्ता देने के लिए विमल को अपनी कार के बाएं पहिए सड़क से नीचे उतार देने पड़े। पीछे से एक टैक्सी आ रही थी। उसकी रफ्तार से लग रहा था कि उसका ड्राइवर विमल की कार को ओवरटेक करने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन अब सामने से आती कार की वजह से ऐसा हो पाना संभव नहीं रहा था। कार को बाबू चला रहा था। पीछे टैक्सी में मारियो और जिमी मौजूद थे। सामने वाली कार विमल की कार के समीप पहुंची। फिर उसकी बगल से गुजरने के स्थान पर एकाएक बाबू ने कार को दाएं घुमा दिया। कार तिरछी होकर ऐन विमल की कार के सामने आन खड़ी हुई। विमल ने जोर से ब्रेक के पैडल पर पांव दबाया। उसकी कार भड़ाक से दीवार बनी खड़ी सामने कार से टकराई और फिर स्थिर हो गई। विमल के शरीर ने एक जोर का झटका खाया। उसकी छाती पहले स्टीयरिंग से जाकर ठुकी और फिर पीछे सीट से टकराई। ब्रेकों की चरचराहट से वातावरण गूंज रहा था। टैक्सी यूं विमल की कार के पीछे आकर लगी कि विमल की कार टैक्सी और सामने वाली कार के बीच में सैंडविच बन गई। आनन फानन बाबू अपनी कार में से और मारियो और जिमी टैक्सी में से बाहर निकल पड़े। तीनों अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े थे। हर नकाब एक ऐसे थैले की थी जो उन्होंने सिर पर गर्दन तक ओढ़ा हुआ था और जिसमें केवल आंखों के स्थान पर 2 छोटे छोटे छेद थे। पलक झपकते ही वे तीनों विमल के सिर पर पहुंच गए। इससे पहले कि विमल संभल भी पाता, उन्होंने विमल को दबोच लिया। उन्होंने विमल को टैक्सी से बाहर घसीट लिया। जिमी ने अपनी एक बांह उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर उमेठी और दूसरे हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल बड़ी बेरहमी से उसके कान में घुसेड़ दी। खबरदार, वो बोला। कौन हो तुम लोग? विमल बोला। किसी ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। 2 जोड़ी हाथ बड़ी फुर्ती से, बड़ी दक्षता से उसके जिस्म को टटोलने लगे। क्या चाहते हो? विमल बोला। शट अप, मारियो झुंझलाए स्वर में गुर्राया। डायरी विमल के पास से बरामद ना हुई। कार में देखो, वो बाबू से बोला। बाबू ने आनन फानन कार टटोलनी आरंभ कर दी। तभी टैक्सी एकाएक बैक होती हुई वहां से दौड़ चली। किसी ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रत्यक्ष वहां मचे उत्पात से घबराकर टैक्सी ड्राइवर ने अपनी सवारियां और अपना भाड़ा छोड़कर वहां से भाग निकलने में ही अपना कल्याण समझा था। नहीं है। कार से बाहर निकलकर बाबू ने घोषणा की। उसके स्वर से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे तलाश से पहले से मालूम था कि डायरी नहीं मिलने वाली थी। कहाँ है? मारियो आंखें निकालता हुआ विमल से बोला। क्या? विमल बोला। डायरी, लिटिल ब्लैक बुक, जो तुमने बखिया के वॉल्ट से निकाली है। मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? विमल ने जवाब न दिया। सरदार के बच्चे, मारियो ने विमल की नाक अपनी उंगलियों में पकड़कर एक बार जोर से उमेठी। मैंने तेरे से एक सवाल पूछा है। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? पीड़ा से बिलबिलाता हुआ विमल बोला। हाँ, जानते हैं। फिर भी तुम्हारी मेरे से उलझने की हिम्मत हुई? साले, मारियो ने उसके पेट में घूंसा जमाया। हमारी हिम्मत दिखाई नहीं दे रही तुझे? विमल घूंसे की मार से दोहरा हो गया, लेकिन पीछे से उसकी गर्दन थामे खड़े जिमी ने उसे फिर वापस घसीट कर खड़ा कर दिया। विमल ने कसकर अपने होंठ भींच लिए। जल्दी बोल, डायरी कहाँ है? मारियो गरजा, वरना अभी हाथ पांव तोड़कर यहाँ। एक फायर की आवाज़ हुई। एक गोली सनसनाती हुई आकर विमल की कार से टकराई। गोली जिमी के कंधे को लगभग छूती हुई गुजरी थी। जिमी ने घबराकर विमल को छोड़ दिया। वो आंखें फाड़े पेड़ों के उस झुटपुट की तरफ देखने लगा जिधर से गोली चली मालूम होती थी। एक फायर और हुआ, लेकिन गोली कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। तीनों बगोले की तरह अपनी कार की तरफ झपटे। विमल में उनकी दिलचस्पी एकाएक कतई खत्म हो गई थी। एकाएक विमल भागते हुए मारियो पर झपटा। मारियो की गर्दन उसके हाथ में आ गई। बाबू ने उसकी पसली में एक जोर की लात जमाई। मारियो की गर्दन तो विमल के हाथ से छूट गई, लेकिन विमल का एक हाथ उसके चेहरे पर कुछ इस ढंग से पड़ा कि उसके चेहरे पर से उसके नकाब नुचती चली गई। विमल को केवल एक हल्की सी झलक मारियो के चेहरे की मिली। फिर वह सड़क पर ढेर हो गया। तीनों आनन फानन सामने कार में जा घुसे। पेड़ों के झुरमुट में से उन पर गोलियां अब भी बरस रही थी। कार एक बार बैक होकर सीधी हुई और फिर तोप से छूटे गोले की तरह वहां से दौड़ चली।
विमल तनिक कराता हुआ उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। नकाबपोशों की कार के वहां से रुखसत होते ही गोलियां चलनी बंद हो गई थी। तनिक आशंकित, तनिक आतंकित विमल आंखें फाड़ फाड़ कर पेड़ों के झुरमुट की तरफ देख रहा था। एक आदमी ने पेड़ों की ओर से बाहर कदम रखा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा तो विमल को ठीक से उसकी सूरत दिखाई दी। उसने शांति की एक गहरी सांस ली। वो वागले था। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। वो विमल के समीप पहुंचा। भाग गए साले, विमल बोला। तुम ठीक हो ना? वागले ने पूछा। हाँ, तुम बड़े मौके पर पहुंचे दोस्त। मैं पहुंचा नहीं, था ही यहाँ। अच्छा, क्यों? वागले ने तुरंत उत्तर न दिया। विमल ने नोट किया वागले के चेहरे पर अजीब सी परेशानी और व्यथा के भाव थे। कौन थे ये लोग? वागले रिवॉल्वर अपने कोट की जेब में रखता हुआ बोला। उन्हें छोड़ो, उनकी बात बाद में करेंगे। पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? खैरियत तो है? खैरियत? वागले गंभीर स्वर में बोला। नहीं है दोस्त। क्यों, क्या हुआ? तूका और देवा को बकिया के आदमी पकड़कर ले गए हैं। क्या? विमल बुरी तरह से चौंका। कंपनी का सिपह सालार मैक्सवेल परेरा खुद बेशुमार आदमियों के साथ यहाँ पहुंचा था। उन्होंने सारी बस्ती घेर ली थी। बच निकलने की कोई सूरत नहीं थी। मैं भी महज इसलिए बच गया था क्योंकि हल्ले के वक्त मैं तूका और देवा के साथ नहीं था और कोई मुझे पहचानता नहीं था। तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम बस्ती में नहीं थे। लेकिन विमल के मुंह से निकला, कंपनी को हमारे इस ठिकाने का पता कैसे लगा? पता नहीं कैसे पता लगा। बहरहाल हालात ये है कि शांताराम के 2 बाकी बचे भाई बकिया की गिरफ्त में हैं और बस्ती में तुम्हारे वहां पहुंचने का इंतजार हो रहा है। ओह, तुम्हें खबरदार करने की नीयत से मैं यहाँ रास्ते में छुपा खड़ा था कि यहाँ मुझे कुछ और ही ड्रामा देखने को मिला। चाहते क्या थे ये लोग? लिटिल ब्लैक बुक। क्या है ना हैरानी की बात? लिटिल ब्लैक बुक हमने बकिया की वॉल्ट से निकाली थी, यानी कि वॉल्ट में लगे बम की वजह से उसी में भस्म नहीं हो चुकी। इस बात की तो अभी खुद बकिया को खबर नहीं, लेकिन उन नकाबपोशों को थी। न सिर्फ खबर थी बल्कि वो उसके मेरे पास होने की उम्मीद कर रहे थे। मुझे पकड़ते ही उन्होंने सबसे पहले मेरी तलाशी ली थी। शुक्र है डायरी मेरे पास नहीं थी। कमाल है, ऐसे साधन संपन्न नकाबपोश कौन थे ये हरामजादे? वागले। उन तीनों में से एक का नकाब मैंने नोच लिया था, इसलिए उसकी सूरत की एक मुख्तसर सी झलक मुझे मिली थी। यानी कि तुम उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? अगर मेरी आंखों ने धोखा नहीं खाया तो मैं उसे अभी भी पहचानता हूँ। अच्छा, कौन था वो? वो मारियो नाम का एक बदमाश था जो कभी गोवा के मशहूर गैंगस्टर एंथनी एल्बर्ग का बॉडीगार्ड हुआ करता था। तुम जानते हो उसे? हाँ, जानता हूँ, उसे भी और उसके बॉस को भी। गोवा में उन लोगों के साथ मेरे 2 हाथ भी हो चुके हैं। कब? जब गोवा में उनमें और उनके प्रतिद्वंदी मैगुएल अल्फांसो में भयंकर गैंगवॉर छिड़ी थी। वो गैंगवॉर जिसकी वजह मैं था और जिसका समापन अपने वक्त के सबसे शक्तिशाली दादा विशंबर दास नारंग की मौत के साथ हुआ था। ओह, तुमने मारियो को ठीक तो पहचाना था? ठीक से पहचानने लायक वक्त तो मुझे उसकी सूरत देखने का नहीं मिला था। फिर गोवा की वो गैंगवॉर बहुत पुरानी बात भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी नकाबपोश की शक्ल देखते ही जो बिजली मेरे जहन में कौंधी थी वो यही कहती थी कि वो एंथनी एल्बर्ग का बॉडीगार्ड मारियो ही था। आज भले ही वो एल्बर्ग से संबंधित ना हो, लेकिन वो आज भी एल्बर्ग से संबंधित है। अच्छा, लेकिन अब वो उसका बॉडीगार्ड नहीं, उसका खास आदमी है, उसका लेफ्टिनेंट है, उसका दायां हाथ है। वागले, क्या एल्बर्ग बकिया के खिलाफत में खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन लिटिल ब्लैक बुक एक इकलौती शक्ति है जो बकिया के खिलाफ किसी को भी काला पहाड़ पर भारी कर सकती है। उस डायरी की हमारे पास मौजूदगी की खबर बम्बई के अंडरवर्ल्ड में फैलने से हमारी शामत आ सकती है। अभी हम सिर्फ एक बकिया से लोहा ले रहे हैं, फिर बकिया जैसे दर्जनों बड़े दादा हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, किसी को मालूम कैसे हो सकता है कि डायरी हमारे पास है? क्या पता क्या माजरा है? वैसे, विमल ने झिझकते हुए पूछा, डायरी का क्या हुआ? डायरी सुरक्षित है, वागले ने बताया, मेरे पास है। ओह, अब तूका और देवा का क्या होगा? विमल ने तुरंत उत्तर न दिया। तुकाराम और देवाराम का अंजाम उसे बहुत आतंकित कर रहा था। कंपनी के हाथों दोनों भाइयों की बहुत बुरी गत बन सकती थी। उनकी जीवाराम से भी ज़्यादा दुर्गति हो सकती थी। फौरन कुछ करना बहुत ज़रूरी था। अपनी खातिर वो अपने मेहरबानों को बकरे की तरह जिबे होने नहीं दे सकता था। एक क्षण में उसने अपना अगला कदम निर्धारित कर लिया। डायरी दिखाना, वो बोला। वागले ने कोट की भीतरी जेब से डायरी निकालकर उसके हाथ में रख दी। विमल ने डायरी को बीच में से खोला और दोनों तरफ से पूरी तरह से भरा हुआ एक वर्का छांट कर उसे फाड़ लिया। उस वर्के की उसने 4 तह लगाई और उसे जेब में रख लिया। बाकी की डायरी उसने वागले को वापस सौंप दी। इसे बहुत संभाल कर रखना वागले, वो बोला। ये डायरी ही काले पहाड़ के चुंगल से तूका और देवा को छुड़ाएगी।
मैं अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करूंगा इसकी, वागले बोला। वैसे ये करोड़ों का माल है, बखिया से या उसके किसी दुश्मन से तुम इसके करोड़ों रुपए खड़े कर सकते हो। वागले ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं नमक हराम नहीं। जानकर खुशी हुई। तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा बड़ा खतरनाक है। इरादा शेर को उसकी पूंछ के बाल से पकड़ने का है। फिलहाल और कुछ मत पूछो। फिलहाल डायरी को लेकर तुम किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ जहां ज़रूरत पड़ने पर मैं निर्विघ्न तुमसे संपर्क स्थापित कर सकूं। है कोई ऐसी जगह तुम्हारी निगाह में? है, कोलीवाड़ा में मराठा नाम का एक होटल है। उसका मालिक सलाउद्दीन मेरा दोस्त है। मैं वहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? डायरी की वजह से ज़रूर हम लोग किसी की निगाहों में हैं। आज सिवरी जाते वक्त और वहाँ से लौटते वक्त कई बार मुझे लगा था कि मैं किसी की निगाहों में था, लेकिन मैंने बात को वहम समझकर अपने दिमाग से झटक दिया था। अब अभी जो नकाबपोश का हमला मुझ पर हुआ है, उससे लगता है कि वो मेरा वहम नहीं था और ये कि मुझे बहुत चौकन्ना रहना चाहिए था। वागले, इसी तरह कोई तुम्हारे पीछे भी लग सकता है। मुझे कोई नहीं जानता, वागले पूरे विश्वास के साथ बोला। फिर भी सावधान रहना, डायरी हाथ से निकलने न पाए। डायरी हाथ से निकल गई तो हम यकीनन बाजी हार जाएंगे। डायरी को कुछ नहीं होगा। गुड, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में कहीं उतार दूंगा। दोनों गाड़ी में सवार हो गए। मारियो और उसके साथी अपनी कार पर सवार होकर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। उसके इशारे पर बाबू ने कार को रेत में उतारकर पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे खड़ा कर दिया था। गोली की चपेट में आने से जिमी बाल बाल बचा था, इसलिए वो बुरी तरह से आतंकित था। शांता मारिया उसके मुंह से बार बार निकल रहा था। सांता मारिया। शट अप, मारियो दांत पीस कर बोला। वो तो अपन हो गया समझो बाप, लेकिन ये तो बताओ कि किसी खुदाई फरिश्ते की तरह सोहल का कौन सा मददगार वहां पहुंच गया था? मारियो के पास उसका जवाब नहीं था। डायरी उसके पास नहीं थी, बाबू बोला। मैंने पहले ही बोला था कि डायरी उसके पास हो ही नहीं सकती थी। मुझे मालूम है तुमने पहले क्या बोला था, मारियो झल्लाया। फिर भी थोबड़ा बंद। बाबू चुप हो गया। सोहल की कार वापस आ रही है, एकाएक जिमी बोला। मारियो ने भी दूर सड़क की तरफ निगाह दौड़ाई। ये वापस क्यों आ रहा है? मारियो चिंतित भाव से बोला। ये वर्सोवा क्यों नहीं पहुंचा? साथ कोई और भी है, बाबू दबे स्वर में बोला। ये जरूर वही आदमी होगा, जिमी बोला, जिसने हम पर गोलियां बरसाई थी। हो सकता है, मारियो बोला। बाबू तैयार हो जा, हमें उनके पीछे लगना है। क्या फ़ायदा? बाबू बड़बड़ाया। अब तो हमें गारंटी के साथ मालूम है कि डायरी सोहल के पास नहीं है। जो डायरी सोहल के पास नहीं है वो उसके किसी संगी साथी के पास हो सकती है। बाप, पहले तुम ही कह रहे थे कि ऐसी चीज़ को सोहल अपने कलेजे से लगा कर रखेगा। ठीक है, मेरी पहली बात गलत निकली तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी हर बात गलत निकलेगी। लेकिन इडियट, जब मैंने उससे डायरी के बारे में पूछा था तो तुमने सुना नहीं था कि उसने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि डायरी मेरे पास नहीं है। अगर वो डायरी के वजूद से बेखबर होता तो उल्टे मुझसे सवाल करता कि कौन सी डायरी, कैसी लिटिल ब्लैक बुक, क्या समझे? बाबू खामोश रहा। डायरी वहाँ हो सकती है जहाँ वे इस वक्त जा रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? ये इनके पीछे लगे बिना कैसे मालूम होगा, इडियट? विमल की कार करीब आई और फिर उनके सामने से गुजरी। पीछे चलो, मारियो ने आदेश दिया, लेकिन सावधानी से, बहुत सावधानी से, बहुत ज़्यादा सावधानी से। बाबू ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और हौले से उसे गियर में सरका दिया। तुकाराम और देवाराम कंपनी के हाथों सपरिवार हलाक हुए शांताराम के बाकी बचे दो भाई होटल सी व्यू के अंडरवर्ल्ड में फेमस तहखाने में बखिया के सामने मौजूद थे। बखिया के अलावा वहाँ जो लोग मौजूद थे, तुकाराम उनमें से मैक्सवेल परेरा, जोजो, इकबाल सिंह और शांतिलाल को बखूबी पहचानता था। अभी तक उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन जो कुछ होने वाला था उससे वे बेखबर नहीं थे। वे अपनी इस मूर्खता पर पछता रहे थे कि वर्सोवा वाले उनके ठिकाने का राजफास हो जाने के बाद भी वे वहाँ टिके रहे थे। चाहे देवाराम ने सोमानी समेत उन तमाम लोगों को मार डाला था जिन्होंने सोमानी को वर्सोवा में उनकी मौजूदगी का जिक्र करते सुना था, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ टिके नहीं रहना चाहिए था। जैसे इंतज़ाम के साथ उन लोगों ने वर्सोवा की उस बस्ती पर धावा बोला था, उससे तो यही लगता था कि देर सवेर सोहल का भी उनके जाल में आ फंसना अवश्य भावी था। लेकिन फिलहाल सोहल आज़ाद था, इत्तेफाक से आज़ाद था, और संकट और दुश्वारी के उस निपट अंधेरे में अगर कोई उम्मीद की नन्ही सी किरण उन्हें दिखाई देती थी तो वो सोहल ही था। तुकाराम ने अपने युवा भाई की तरफ देखा। देवाराम उसे चिंतित जरूर दिखाई दिया, लेकिन भयभीत ना दिखाई दिया। बेचारा तुकाराम को दिल से अपने 20 साला भाई के लिए अफसोस हुआ। बखिया से ये उम्मीद करना तो बेकार था कि वो तुकाराम की जान ले ले
और उससे आधी उम्र के भाई देवाराम को छोड़ दे। सोहल कहाँ है? बखिया ने बड़े सहज भाव से उससे सवाल किया। मालूम नहीं, तुकाराम बोला। लेकिन तुम्हारे साथ था वो वर्सोवा के उस मकान में? हाँ। फिर कहाँ चला गया? पता नहीं, बताकर नहीं गया था वो, लेकिन लौटेगा वहीं। हाँ। तू बड़ा है ना? हाँ। तुकाराम नाम है तेरा? हाँ। बखिया सहमति में गर्दन हिलाता हुआ बोला। समझदार है तू, अपने उस भाई से ज़्यादा समझदार है तू, जो परसों यहाँ पकड़कर मंगवाया गया था। क्या नाम था उसका? जीवा, जीवाराम। वो खामखा झूठ बोलता था, तू कम से कम झूठ नहीं बोलता। तुकाराम चुप रहा। तो तू कबूल करता है कि सोहल तुम लोगों की पनाह में था और तू और तेरे भाई उसके हिमायती बने हुए थे? हाँ। क्यों क्यों किया ऐसा? अपने भाई शांताराम और उसके कुनबे की मौत का बदला लेने के लिए किया। ले लिया बदला? मुकम्मल तौर से तो नहीं। मुकम्मल तौर से नहीं? हाँ। बखिया गरजा। सुनो तो हरामजादे का जवाब, जवाब सुनो तो हरामजादे का। मुकम्मल तौर से क्या बदला लेता तू? पकड़ा न जाता तो बखिया को पछाड़ लेता? हाँ। हाँ कहता है? हाँ। दीदा दिलेरी देखो कुत्ते के पिल्ले की, कहता है बखिया को पछाड़ लेता। साला कहीं ये तो नहीं समझ रहा कि बखिया ने इसे यहाँ इसकी मिजाज पुरसी के लिए बुलाया है, गले लगकर मिलने के लिए बुलाया है। जो मिजाज पुरसी शुरू करो इसकी। परेरा बोला। अभी नहीं, अभी इनके जोड़ीदार को भी आ लेने दो, आता ही होगा वो, फिर इकट्ठी मिजाज पुरसी होगी इसकी। बहुत यारी जो है हरामजादों में। कोई कुछ न बोला, लेकिन पहले उनके सामने उस कुत्ते के पिल्ले की मिजाज पुरसी करो जिसने पेट्रोल पंप की सेफ का माल लूटने की जरूरत की थी। क्या नाम था उसका? तिलकराज। परेरा बोला। कोई बड़ा दादा निकला वो? नहीं बॉस, मामूली चोर था वो, सिंगल हैंड ऑपरेटर, अकेला काम करने वाला। अच्छा, फिर भी मजाल तो देखो हरामजादे की, सारी मक्खी ने शेर की पूंछ का बाल नोचने की हिम्मत की है। कहाँ है वो? यहीं है, पेश करो। परेरा ने दो प्यादों को संकेत किया। कुछ क्षण बाद भय से अधमरा हुआ जा रहा तिलकराज बखिया के सामने पेश किया गया। बखिया की खूंखार शकल पर एक निगाह भर पड़ जाने से उसे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। तो तू है वो महारथी? बखिया अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरता हुआ बोला, जिसने बखिया के ठिये पर वार करने की जरूरत की थी। तिलकराज के मुंह से बोलना फूटा। हरामजादे, बखिया कहर भरे स्वर में बोला। बखिया का माल लूटना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके माल को लूटकर उसे हजम कर जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है बखिया के माल को हजम कर जाना। तुझसे हुआ हजम बखिया का माल? भय से जड़ हुआ तिलकराज बड़ी मुश्किल से इंकार में गर्दन हिला पाया। लेकिन बखिया अपने एक हाथ का घूंसा दूसरे हाथ की हथेली पर जमाता हुआ दहाड़ा। कोशिश तूने बराबर की कोशिश तूने। अपनी करतूत की सजा जानता है? तिलकराज खामोश रहा। यानी कि नहीं जानता? अभी जान जाएगा, अभी का अभी जान जाएगा। जानेगा कैसे नहीं? जो सर, जो तत्पर स्वर में बोला। उल्टा टांग दे हरामजादे को। आनन फानन रहम की बेतहाशा फरियाद करते तिलकराज को छत से लटकते एक हुक के सहारे उल्टा टांग दिया गया। आज ऐसा कमाल दिखा अपना कि शांताराम के बाकी बचे इन दोनों भाइयों का सिर्फ नजारा करने से ही हार्ट फेल हो जाए। परेरा। यस बॉस, ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये दोनों भाई अभी सामने आने वाले नज़ारे की तरफ से पीठ न फेरने पाए, आंखें भी ना बंद करने पाई ये अपनी। इन्हें अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए कि अभी थोड़ी देर बाद इनका और इनके जोड़ीदार सोहल का क्या हर्ष होने वाला है। ऐसा ही होगा बॉस। परेरा ने एक कोड़ा संभाल लिया। जो ने अपना ब्लेड की धार जैसे पहने फल वाला चाकू निकाल लिया। प्याज की तरह छील दे हरामजादे को। बखिया गरजा। जो मुस्कुराता हुआ हुक से उल्टे लटके तिलकराज के पास पहुंचा। तिलकराज की घिग्गी बंद गई हुई थी और आतंक से उसकी आंखें फटी पड़ रही थी। जो ने सबसे पहले उसके जिस्म पर से उसके कपड़े उधेड़े, फिर उसने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी नफासत से अपना पसंदीदा काम करना आरंभ कर दिया। परत परत करके वो तिलकराज के जिस्म से उसकी चमड़ी और गोश्त उतारने लगा। वातावरण उसकी हृदय विदारक चीखों से गूंजता रहा। तुकाराम और देवाराम को वो हौलनाक नज़ारा जबरन देखना पड़ रहा था। उनमें से किसी की आंखें बंद करते ही या पीठ फेरते ही परेरा के हाथ में थमा कोड़ा लपलपाता हुआ उसके जिस्म से आ टकराता था। फर्श पर तिलकराज के जिस्म से उतरी चमड़ी और गोश्त का ढेर लगने लगा। तुकाराम और देवाराम के अलावा वहां मौजूद किसी आदमी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। जाहिर था कि उस तहखाने में ऐसे तमाशे देखने के वे आदी थे। अगली कार होटल सी व्यू के सामने रुकी। बाबू ने उससे बहुत परे अपनी कार रोक दी। बॉस, जिमी बोला, ये तो बखिया के हेडक्वार्टर पहुंच गए। फिलहाल, मारियो तनिक चिंतित भाव से बोला, ये होटल सी व्यू के सामने पहुंचे हैं। एक ही बात है? नहीं है एक ही बात। अगर, बाबू बोला, ये दोनों अलग हो गए तो गाड़ी तुम्हारे हवाले। मारियो ने तुरंत निर्णय लिया।
इन दोनों में से जो भी गाड़ी ले जाए तुम उसके पीछे लग जाना। जो टैक्सी पर या किसी और वाहन पर सवार होगा उसके पीछे मैं लग जाऊंगा। ओके? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब हमारे में संपर्क सूत्र बॉस का टेलीफोन नंबर होगा। मौका लगते ही वहाँ फ़ोन बजाना और हालात की खबर करना। ठीक है, जिमी बोला। बाप, एकाएक बाबू बोला। गाड़ी में से तो सोहल निकल रहा है। मैं भी बाहर निकल रहा हूँ, मारियो कार का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। तुम लोग साई की तरह इस दूसरे आदमी के पीछे लग जाओ। पहला मुनासिब मौका हाथ आते ही तुमने इसे धर दबोचना है। डायरी इसके पास भी हो सकती है। डायरी किसी के पास नहीं हो सकती, बाबू बोला। वॉल्ट नहीं खुल सकता। अबे साले तोते, मारियो झल्लाया। अपनी ये रट छोड़ेगा या नहीं? ये रट नहीं, हकीकत है। फिर भी थोबड़ा बंद रख। बाबू ने दांत बींच लिए। बाप, जिमी बोला। अब क्या है? मारियो गुर्राया। तुम बाबू के साथ दूसरे आदमी के पीछे जाओ। सोहल के पीछे मुझे जाने दो। क्यों? उसने तुम्हारा नकाब जो नोच लिया था वो तुम्हारा चौकठा पहचान सकता है। नहीं पहचान सकता। उसने नकाब नहीं नोचा था। मेरी सूरत पर उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। सोच लो, तुम अकेले भी हो। अकेले तो तुम भी होगे, लेकिन अगली कार रवाना हो रही है। तुम मेरी फिक्र मत करो। पहला मौका हाथ आते ही मैं फ़ोन करके और आदमी बुला लूँगा। मारियो कार से बाहर निकल आया। बाबू ने कार को तब तक होटल के सामने से रवाना हो चुकी अगली कार के पीछे लगा दिया, जिसे कि उस वक्त वागले चला रहा था। विमल कुछ क्षण फुटपाथ पर खड़ा वागले की दूर होती हुई कार को देखता रहा और फिर घूमकर होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गया। सोहल का वो एक्शन मारियो के लिए सख्त हैरानी का बायस था। एकाएक हुक पर लटके तिलकराज ने चीखना बंद कर दिया। जोजो ने हाथ रोका। उसने तिलकराज की एक सलामत कलाई पकड़कर उसकी नब्ज देखी। नब्ज बंद हो चुकी थी। खत्म, वो बोला। लानत, बखिया मुंह बिगाड़ कर बोला। सिर्फ 15 मिनट ही चला प्रोग्राम। क्या होता जा रहा है आजकल के नौजवानों को? कोई दमखमी नहीं है इनमें। जोजो, शांताराम के भाइयों के साथ ये प्रोग्राम लंबा चलना चाहिए। लंबा ही चलेगा बखिया साहब, खूब लंबा चलेगा। खासतौर से उसने एक क्षण झटक कर एक सरसरी उम्मीद भरी निगाह देवाराम पर डाली, छोटे वाले के साथ। बढ़िया। तुकाराम ने बड़े व्यथित भाव से अपने नौजवान भाई की तरफ देखा। देवाराम के चेहरे पर उसे निडरता और दिलेरी के अलावा कुछ न दिखाई दिया। उल्टे लटके तिलकराज के बालों के साथ पहुँच पहुँच कर जोजो अपने चाकू पर से खून साफ करने लगा। दिल मजबूत है तुम्हारे। बखिया तुकाराम और देवाराम की तरफ घुमा। दोनों सही सलामत खड़े हो बखिया के सामने। हार्ट फेल नहीं हुआ तुम में से किसी का। दोनों खामोश रहे। एक बात का जवाब दो। कौन सी बात का? तुकाराम बोला। रॉड्री को किसने मारा था? तुम दोनों में से किसी ने या उस सरदार के बच्चे ने? मैंने, देवाराम बड़ी दिलेरी से बोला। शाबाश, बखिया फुंफकारा। साले सपोलिए, फिर तो तेरे को बखिया अलग से इनाम देगा। खुद इनाम देगा, खुद बखिया इनाम देगा तुझे। वो बोलता बोलता रुक गया। उसकी निगाह दरवाजे की तरफ उठ गई। एक सूट बूटधारी व्यक्ति दौड़ता हुआ भीतर दाखिल हो रहा था। वो उन व्यक्तियों में से था जो होटल की प्राइवेट लिफ्टों के सामने गार्डों के साथ तैनात होते थे। क्या है? परेरा ने डपट कर पूछा। साहब, वो हाफता हुआ बोला। बाहर एक आदमी आया है। तो क्या हुआ? साहब, वो अपना नाम सोहल बता रहा है। क्या? और कह रहा है बखिया साहब को खबर की जाए कि वो उसके इस्तकबाल के लिए खुद हाजिर हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। इधर सामने आ, फिर बखिया बोला। वो आदमी डरता झिझकता बखिया के सामने पेश हुआ। तूने ठीक से सुना था? बखिया बोला। सोहल बताया था उसने अपना नाम? जी हाँ साहब। उसका हुलिया बयान कर। उसने किया। वो निश्चय ही सोहल का हुलिया था। कोई मेकअप नहीं, कोई छुपाव का जरिया नहीं। सोहल, खालिस सोहल। अब वो कहाँ है? बखिया के स्वर में तनिक व्यग्रता का पुट आ गया। बाहर लॉबी में बैठा है। उसकी निगरानी के लिए, परेरा बोला। किसी गार्ड को लगाकर आए हो? जी नहीं, सूट वाला बौखलाया। जब वो खुद चलकर यहाँ आया है, इकबाल सिंह बोला, तो वो खिसक नहीं जाने वाला। इकबाल सिंह ठीक कह रहा है, बखिया बोला। मैं देखूं उसे जाकर? नहीं। बखिया एकाएक अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वो बखिया के इस्तकबाल का ख्वाहिशमंद है। उसकी कम से कम ये ख्वाहिश बखिया ज़रूर पूरी करेगा। वो तुकाराम की तरफ घूमा। जोड़ीदार आ गया तुम्हारा? वो बोला। खुश हो जाओ अब। तुकाराम चुप रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सोहल यूं वहाँ पहुँच जाएगा। क्या माजरा था? डायरी की मौजूदा अहमियत से, अपने मालिक को छुड़ाने में उसके संभावित रोल से अगर वागले थर्राया हुआ ना होता और डायरी की अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करने के लिए अगर वो दृढ़ प्रतिज्ञा ना होता, तो शायद इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ न जाती कि उसका पीछा किया जा रहा था। अपने पीछे लगी कार को उसने फौरन पहचान लिया। वो वही कार थी
जिसमें उसने उन बदमाशों को भागते देखा था जिन्होंने कि सोहल पर आक्रमण किया था। अब वही बदमाश उसके पीछे लगे हुए थे। अपनी कार के रियर व्यू मिरर में उसे अपने पीछे लगी कार साफ दिखाई दे रही थी। वो देख रहा था कि उस वक्त पिछली कार में केवल 2 आदमी थे, लेकिन तीसरे का ना दिखाई देना उसे इस बात का सबूत न लगा कि वो आसपास कहीं नहीं था। वो चिंतित हो उठा, कैसे वो अपने पीछे लगे बदमाशों से पीछा छुड़ाए। उस वक्त उसकी कार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ रही थी। हाईवे पर दिन के उस वक्त बेतहासा ट्रैफिक था, इसलिए कम से कम वहाँ उसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ चलती सड़क पर वो अपने पीछे लगे लोगों से पीछा भी तो नहीं छुड़ा सकता था। उसका दिमाग तेजी से कोई तरकीब सोच रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। कार उस वक्त बांद्रा से गुजर रही थी। उसने कार को एक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने रोका। उस स्टोर की तरफ उसे उसके बाहर लगे पब्लिक टेलीफोन के बोर्ड ने आकर्षित किया था। पब्लिक टेलीफोन बूथ स्टोर के पिछवाड़े में था। वो उसमें घुस गया। उसने मराठा का नंबर डायल किया। मराठा का मालिक सलाउद्दीन उसका जिगरी भाइयों से ज़्यादा अजीज दोस्त था। सलाउद्दीन लाइन पर आया तो वो बोला, मियाँ मैं वागले बोल रहा हूँ। वागले? सलाउद्दीन की आवाज़ आई। कहाँ से बोल रहे हो? मियाँ मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त बांद्रा में हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। अपनी घड़ी देख लो, अब से ऐन 15 मिनट बाद तुमने मुझे सायन में वहाँ के बड़े पोस्ट ऑफिस में मिलना है। लेकिन सुनते रहो, बीच में मत बोलो। वहाँ मुझे देखकर तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मैं अपने आप को सुरक्षित पाऊंगा तो टॉयलेट में चला जाऊंगा। तुम वहाँ मेरे पीछे आ जाना। लेकिन वहाँ भी अगर मैं तुमसे बोलूँ तो बोलूँ, जब तक मेरी तरफ से इशारा ना हो तो मेरे से बात करने की कोशिश मत करना। तौबा, तुम तो मेरे छक्के छुड़ाए दे रहे हो। माजरा क्या है? जो मैंने कहा तुम समझ गए? समझ तो गया, लेकिन ठीक 15 मिनट बाद सायन के पोस्ट ऑफिस में। वागले ने रिसीवर रख दिया। फिर दिखावे के लिए उसने वहाँ से 1-2 चीज़ें खरीदी। बाहर निकलकर वो दोबारा कार पर सवार हो गया। उसने कार फिर आगे सड़क पर दौड़ा दी। जोजो और परेरा के बीच में बड़ी शान से चलते हुए विमल ने यूं वहाँ कदम रखा जैसे वो किसी ड्रामे का अहम किरदार था। वो शानदार सूट पहने हुए था और उसके होठों पर एक मीठी मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके आगे आगे बखिया चल रहा था। हेलो एवरीबॉडी, वो चहका। कोई कुछ न बोला। बखिया अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि विमल का व्यवहार उसे उलझन में डाल रहा था। तो तू होता है सोहल, अंत में वो बोला। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, विमल एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। SSSS यानी कि 4S यानी कि मैं। विमल ने हौले से सिर नवाया। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर को भागता है। ज़रूर भागता होगा, विमल बोला। मुझे अफसोस है कि इस बारे में मेरी कोई ज़ाती जानकारी नहीं। दरअसल आज तक कोई गीदड़ मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। बखिए तो बहुत आए, लेकिन गीदड़ नहीं आया। उसने ढेर सारा धुआं बखिया की तरफ उगला। इसकी तलाशी लो, बखिया ने हुक्म दिया। तलाशी? विमल सक पकाया। मेहमान नवाजी का ये कौन सा तरीका है? आपके यहाँ क्या मेहमानों की आंटी के पैसे छीन लेने का रिवाज है? कतरनी बहुत चलती है तेरी। हाँ बहुत चलती है, हमेशा धार देकर जो रखता हूँ इसे। परेरा तलाशी के लिए खुद उसकी तरफ बढ़ा। विमल ने बड़ी फुर्ती से अपनी पतलून की बेल्ट में खुशी रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली। तुरंत 1 दर्जन रिवॉल्वर उसकी तरफ तन गई। विमल मुस्कुराया। उसने अपनी रिवॉल्वर बखिया के सामने मेज पर उछाल दी। तलाशी का मकसद अगर ये है, वो बोला, तो इसे मैं ही पूरे किए देता हूँ। लेकिन आप वाकई मेरा बटुआ हथियाना चाहते हैं तो बात दूसरी है। बखिया ने परेरा को इशारा किया। परेरा परे हट गया। थैंक यू, विमल बोला। थैंक यू वेरी मच। फिर वो शांतिलाल की तरफ घुमा। क्या हाल है शांतिलाल जी? वो बड़े मीठे स्वर में बोला। खोपड़ी कैसी है? हाथ की उंगली कैसी है? बाकी कलपुर्जे कैसे हैं? और आपकी पसंदीदा लेकिन निहायत दगाबाज छोकरी सिल्विया का क्या हाल है? अभी भी आपके साथ ही सोती है ना? शांतिलाल का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जोर से दांत पीसे। सुलेमान साहब नहीं दिखाई दे रहे, विमल बोला। कुछ हो तो नहीं गया उनको? क्या होना था उन्हें? बखिया बोला। शायद इंतकाल फरमा गए हो। आदमी का क्या भरोसा है? पानी का बुलबुला ही तो है वो, क्या पता कब फूट जाए। तुझे हम यूं नहीं फूटने देंगे। तू चाहेगा तो बहुत कि तू पानी के बुलबुले की तरह से फूटकर निजात पा जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बखिया नहीं होने देगा ऐसा। गुड गुड गुड, ऐसी सर्विस मैं पसंद करता हूँ। आई एम ग्लैड। फिर उसने हुक से उल्टे लटकते लहूलुहान तिलक राज पर निगाह डाली। मेरी दावत के लिए, वो बोला। क्या यहाँ सालम बकरा भुने जाने का प्रोग्राम बन रहा है? फिर एकाएक उसने आंखें फैलाई। वाहेगुरु, सच्चे पातशाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये बकरा कहाँ है? ये तो आदमजात है। साहिबान, मुझे यहाँ किसी ने बताया नहीं था कि बखिया और उसके लेफ्टिनेंट आदम खोर है। बखिया साहब,
बहुत बुरी तरह से बकिए उधेड़े आपने इस बेचारे गरीब आदमी के। तेरे बकिए हम इससे अच्छी तरह उधेड़ेंगे, बकिया दांत पीसता हुआ बोला। गुड, अच्छी कारीगरी का मैं हमेशा से ही कदरदान रहा हूँ। आई एम ग्लैड। अभी थोड़ी देर और ग्लैड हो ले बेटा। विमल ने उसकी बात की और ध्यान न दिया। उसने इकबाल सिंह, परेरा और जोजो पर निगाह डाली। संध्या से हासिल जानकारी के बिना पर जोजो को उसने तुरंत पहचान लिया, लेकिन बाकी दोनों के बारे में लगता था संध्या ने उसे कुछ नहीं बताया था। आपकी तारीफ, वो इकबाल सिंह से बोला। इकबाल सिंह ने बखिया की तरफ देखा। बखिया एकाएक यूं मुस्कुराया जैसे वो अपने माथातों को सोहल की दिलजोई की इजाज़त दे रहा है। बंदे को, इकबाल सिंह सिर नवाकर बड़े अदब से बोला। इकबाल सिंह कहते हैं। विमल ने परेरा की तरफ देखा। मैक्सवेल परेरा, एट योर सर्विस सर, वो बोला। गुड गुड। हुजूर यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? हमें खबर लगी थी, विमल बड़ी शान से बोला, कि हमारे साथी यहाँ हैं। हम उन्हें लेने आए हैं। सब फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विमल की हर बात उनकी समझ से बाहर थी। तू का देवा, विमल बोला। मेहमान नवाजी के लिए बखिया साहब का शुक्रिया अदा करो, इन्हें नमस्ते करो और चलो यहाँ से। लाइक दैट, परेरा चुटकी बजाता हुआ बोला। यस, विमल ने भी उसकी नकल में चुटकी बजाई। लाइक दैट। एनी ऑब्जेक्शन? कोई ऐतराज साहबान? परेरा ने उलझनपूर्ण भाव से बखिया की तरफ देखा। तुकाराम और देवाराम के चेहरे पर भी गहरी उलझन के भाव थे। बहुत ड्रामा हो चुका। एकाएक बखिया हत्थे से उखड़ गया। हरामजादे को छत से उल्टा टांग दो, पहले इसकी खबर लो। जरूर जरूर, विमल बड़ी बेबाकी से बोला। बखिया साहब के हुक्म की फौरन तामील हो, लेकिन पहले मुझे 1 मिनट की मोहलत दो। वो किस लिए? उसकी तरफ बढ़ता परेरा बोला। ताकि आज की मुलाकात की यादगार के तौर पर जो तोहफा मैं बखिया साहब के लिए लाया हूँ वो मैं उन्हें पेश कर सकूँ। तोहफा? विमल ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे बखिया के सामने मेज पर उछाल दिया। विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सोहल, वो बोला, सोहल के सौजन्य से। चेहरे पर उलझन के भाव लिए बखिया ने लिफाफा उठाया। लिफाफा बंद नहीं था। उसके भीतर मौजूद 4 तह हुआ इकलौता कागज बखिया ने बाहर निकाला। उसने कागज को खोला। उस पर पहली निगाह पड़ते ही वो बुरी तरह से चौंका। उसने कई बार कागज को उलट पलट कर देखा। फिर वो भौचक्का सा विमल का मुंह देखने लगा। ये उस माल का नमूना है, विमल बोला, जो मैंने अलग बांध कर रखा है। और तफसील से कहा जाए तो ये उस डायरी का एक वर्का है जो लिटिल ब्लैक बुक के नाम से जानी जाती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें बखिया की जान है। बखिया के मुंह से बोल न फूटा। बड़ी अविश्वासपूर्ण निगाहों से वो कभी अपने हाथों में थमे डायरी के उस पन्ने को और कभी अपने सामने खड़े विमल को देखता रहा। चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट लिए स्थिति का भरपूर आनंद लेता हुआ विमल खामोश खड़ा रहा। हर कोई, तुकाराम और देवाराम भी स्तब्ध खड़ा था। तो दोस्तों, ये था खून के आंसू नॉवल का पहला पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।